नमस्कार, मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को, है ना, जो कि कुल 30 एमसीक्यू होंगे सीडीपी से। सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आपको बता दें कि जेटेट 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले आपको पता है कि हमारे झारखंड की स्थिति जो है दयनीय बनी हुई है, क्योंकि 2000 से लेकर 2024 आ गई है अभी, तो अभी तक मात्र 2 ही बार जेटेट का आयोजन हुआ है ना। तो आपको करना क्या है कि जेटेट 2024 किसी भी हालत में आपको क्वालिफाई करना है, पास करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको कड़ी मेहनत करना होगा, और मेहनत आप ईमानदारी पूर्वक कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया गया है 2024 का, और आप बहुत पीछे हो जाएंगे अगर आप अभी से ही तैयारी में नहीं लगेंगे। तो हो सकता है आप सिलेबस के इंतज़ार में बहुत पीछे हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, हमारा जो पिछला सिलेबस है 2016 के आधार पर ही आपको अभी तैयारी में लगे रहना है। तो चलिए देर न करते हुए जो संभावित प्रश्न उत्तर हैं जेटेट का जो सीडीपी से संबंधित है यानी बाल विकास से, तो इससे संभावित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो संभावित, हालांकि अगर परिवर्तन भी होता है सिलेबस का तो थोड़ा बहुत होगा, अधिक नहीं होगा। चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 4 को। इससे पहले कि अगर मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 1, 2 और 3 नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में लगी हुई है, आप जाकर अवश्य देखें। उसके बाद इस मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 4 को अवश्य देखें, है ना। और अंत में अपना अंक अवश्य साझा करें कि मेरे इतने अंक आ रहे हैं। चलिए देर न करते हुए हम बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। आप कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, ये तो भाग जाने का कारण नहीं है ना। विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं, दंड तो आप दे ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल दंड देना एक अपराध है, बच्चों को आप दंड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति, किसी प्रकार की उन्हें जानने की चेष्टा नहीं करते हैं, जबकि बच्चों को आपको जानने की चेष्टा करनी चाहिए। बच्चे की क्या कमी है, क्या अच्छाई है, सभी चीज़ों को आपको जानना है ना, सभी बच्चों को पहचानना है। आगे प्रश्न संख्या 2, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के कार्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के कार्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, उपरोक्त सभी। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, है ना, शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए पूछा गया। तो बच्चों को समझने की प्रवृत्ति सभी शिक्षकों के पास होना चाहिए, और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, है ना, विद्यार्थियों से पूछना चाहिए आपका मत है कि नहीं है, किस प्रकार का मत दे रहे हैं इस विषय को लेकर, इस टॉपिक को लेकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय मतलब एक्टिव सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, प्राक बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। जैसा कि आपको पता है कि किशोरावस्था को ही क्या कहा जाता है, किशोरावस्था को ही बड़े संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। और यही काल जो होता है स्वर्ण काल होता है, गोल्डन एज होता है, ठीक है। आगे भारत में आर्य भाषा का आरंभ माना जाता है कब से? 1400 ईसा पूर्व के आसपास, 1500 ईसा पूर्व के आसपास, 1600 ईसा पूर्व के आसपास, 1700 ईसा पूर्व के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 1500
ईसा पूर्व के आसपास। भाषा का घटक है। भाषा का घटक क्या है? शब्द, पद, वाक्य, निबंध, वर्ण, अनुच्छेद, निबंध, साहित्य, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, वर्ण, पद। यानी हम कह सकते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है, उसके बाद वर्ण, उसके बाद शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। पहले वर्ण से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। और शब्द जब एक वाक्य में समाहित हो जाता है तब वही शब्द क्या हो जाता है? पद हो जाता है। और अनेक पद के मिलने से क्या हो जाता है? एक वाक्य बनता है। ठीक है, यानी भाषा का घटक है वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई क्या है? वर्ण, शब्द, उपवाक्य, वाक्य। मैंने अभी आपको बताया कि उच्चारण की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है ना। लेकिन यहाँ पर वर्ण लिखा हुआ है, शब्द है, उपवाक्य है, वाक्य है। तो यहाँ पर भाषा की सार्थक इकाई पूछा जा रहा है। तो भाषा अनेक शब्दों के सार्थक मेल से ही वाक्य बनता है, और वाक्य से ही जब सार्थक शब्द होते हैं तब पता चलता है कि ये एक भाषा है। यानी शब्द तभी बनता है जब सार्थक हो, है ना। ऐसे तैसे हम लोग जैसे एक क ल म, कलम मतलब जान रहे हैं कि पेन होता है, लेकिन लकम लिख देंगे ल क म, तो ये क्या सार्थक है? बिल्कुल नहीं। लमक, लकम, कुछ भी, तो ये सार्थक शब्द ये है, इसका मतलब निकलता है, इसका मतलब नहीं निकलता है। यानी भाषा की सार्थक अगर लघुतम इकाई कुछ है तो वो हो जाएगा क्या? शब्द, यानी विकल्प बी। बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा है संस्कृत, हिंदी, पाली, मागधी। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाली, है ना। बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा क्या थी? पाली थी। भाषा के रूपों का आधार है इतिहास एवं भूगोल, भूगोल एवं मानव शास्त्र, संस्कृत एवं भूगोल, इतिहास एवं राजनीति विज्ञान। बताइए। इतिहास एवं भूगोल, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। मानव व्यवहार के विभिन्न समस्याओं के कारण परिणाम संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है प्रयोगात्मक उपागम, विकासात्मक उपागम, दैहिक उपागम, व्यक्तित्व संबंधी उपागम। बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, प्रयोगात्मक उपागम, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरावस्था में संवेगात्मक तनाव किस रूप में दिखाई पड़ते हैं? निराश और उदासीनता, विद्रोह, अपराध प्रवृत्ति, उपरोक्त सभी। किशोरावस्था, मैंने कहा कि किशोरावस्था जो है बड़े ही संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। उस अवस्था में आपको सब कुछ दिखाई देगा। आप थोड़ा सा अगर बच्चों को डांटेंगे तुरंत निराश हो जाएंगे। अगर आप उसे अभिप्रेरणा यानी मोटिवेट करेंगे तो बच्चे तुरंत उत्साहित हो जाएंगे और किसी भी कार्य को सफल करके दिखाएंगे। यानी उस वक्त उन्हें सकारात्मक बदलाव की ज़रूरत होती है, सकारात्मक विचार की ज़रूरत होती है, सकारात्मक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। बच्चों को उस वक्त अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। उसी एज में क्या होते हैं? बच्चे अपराध भी करने लगते हैं, विद्रोही भी बनते हैं, निराश भी होते हैं, उदासीनता भी होते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि किशोरावस्था में ही सबसे अधिक संघर्ष भी करते हैं बच्चे, संघर्ष भी करने की क्षमता रखते हैं। चलिए आगे। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, प्रतिवर्ती। मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अलग कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, अगले कक्षा में, ठीक है, अगले कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना चाहिए, या शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना चाहिए। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना चाहिए, है ना। वही तो मूल्यांकन है। उसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, जान रहे हैं इनका सिद्धांत, नैतिक का सिद्धांत, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, नैतिक विकास के क्षेत्र में ये बात किए थे। कौन? कोहलबर्ग। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
शिक्षक को कक्षा में आंतरिक एवं बाह्य दोनों अभिप्रेरणाओं पर संतुलित बल देना चाहिए, है ना। अधिगम की उपलब्धि के लिए केवल आंतरिक अभिप्रेरणा में बल देना चाहिए, केवल बाह्य अभिप्रेरणा से अधिगम होती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए। जी हाँ, इसका विकल्प ए हो जाएगा। शिक्षक की कक्षा में आंतरिक एवं बाह्य दोनों अभिप्रेरणाओं पर संतुलित बल देना चाहिए। बाह्य अभिप्रेरणा में किसे सम्मिलित किया जाएगा? प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार, दंड एवं परिणामों का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर बाह्य अभिप्रेरणा की बात किया जा रहा है, तो बाह्य अभिप्रेरणा में किसे सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो प्रशंसा को और प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार, दंड, परिणाम को, है ना। एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, सभी के। तो सभी के हो सकते हैं, रुचियों के भी, सीखने के भी, चरित्र के भी। अलग अलग विभिन्नताएं सभी बच्चों में होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, उपरोक्त सभी। बच्चे जब मूल्यांकन करते हैं तभी आपको पता चलेगा कौन बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं, कौन अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, उसी के आधार पर हम लोग घोषित करते हैं। उसके बाद बच्चा क्या सीखा, इस चीज़ को जानना है। मूल्यांकन का सबसे बड़ा उद्देश्य बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना है, किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही हैं बच्चों में, और उसको सुधार करना हमारा काम है, ठीक है। कौन सा सीखना अस्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। बताइए। किसी भी चीज़ों को अगर देखकर सीखा जाए तो वो अस्थायी हो जाता है, यानी हम भूल नहीं सकते हैं। मान लीजिए हम पर्यावरण के विषय में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ों को, और वहाँ पर हमारा पर्यावरण एक चैप्टर है, उसमें पशु पक्षी की बात किया जा रहा है, और पशु पक्षी के साथ साथ अनेक पेड़ पौधे हैं। क्या हैं? पेड़ पौधे हैं। और वहीं पर आपके बहुत सारे जीव हैं। आप कभी हिरन नहीं देखे हैं, लेकिन वहाँ पर एक आपको हिरन दिख गया, तो आपको बताना है कि यही हिरन है। यानी उस चीज़ों को हम लोग माइंड में बैठा लिए, अपने दिमाग में बैठा लिए कि ऐसे ही हिरन होते हैं। हिरन पहले हम लोगों ने कभी घर में नहीं देखा। यानी हम बात कर सकते हैं किसी भी चीज़ों को सीखना है तो अस्थायी रूप से अगर सीखना है तो उसे हम देख कर सीख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? बताइए। 13 वर्ष के समझ जाइए, है ना। 13 वर्ष की अवस्था में है, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में है ना। 13 से 18 वर्ष की एज जो होता है वो हमेशा उलझते हैं अपने से बड़ों को, और किसी भी चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं जब तक वो उस चीज़ को नहीं जानते हैं। चलिए आगे। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के संज्ञानात्मक सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है? जीन पियाजे, वाइगोस्की, जे.एस. ब्रूनर, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करेंगे वाइगोस्की, ठीक है, विकल्प बी। जब बालक कोई कार्य स्वयं कर लेता है तथा कुछ कठिन कार्य कुशल शिक्षकों एवं अभिभावकों की मदद से करने में सक्षम हो जाता है, इन दोनों अवस्थाओं के बीच बच्चे जो संक्रियात्मक चिंतन करते हैं उस अवस्था को वाइगोस्की ने क्या कहा है? संभाव्य विकास का स्तर, समीपस्थ विकास का स्तर, वास्तविक विकास का स्तर, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जेड.पी.डी, समीपस्थ विकास का उत्तर, है ना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो आपको बता दें समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेड.पी.डी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये सिद्धांत 1920 में कौन दिए थे? लेव वाइगोस्की ने, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आगे, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट,
लेखन में अस्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। बताइए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अच्छी लिखावट। अच्छी लिखावट के अंतर्गत ये सभी आ जाता है। लेखन में अस्पष्टता आ जाएगी, बड़े अक्षर में आप हल्का बड़ा बड़ा करके लिखेंगे, फिर छोटे अक्षरों में लिखना, ये तो नहीं होगा। ऐसी अक्षर में आपको लिखना है जो कि पीछे वाले बेंच में जो बच्चे बैठे हैं वो भी स्पष्ट रूप से आपकी लिखावट को समझ सकते हैं, यानी आपकी लिखावट अच्छी होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। अगर देर से आ रहा है तो ज़रूर आपको करना क्या है, कारण जानने की चेष्टा करना है कि आखिर इनका देर किस लिए हुआ। कहीं कुछ कामों में व्यस्त तो नहीं थे, अगर कहीं बीमार तो नहीं थे, या तो रास्ते में आने में तकलीफ़ तो नहीं हुआ। सभी जानकारी आपको पूछना होगा, यानी जानने की चेष्टा करना होगा, न कि उसे आप दंड देंगे। अभिभावक को सूचित बिल्कुल नहीं, पहले बच्चों से पूछ लेना है, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई, जब आपके विद्यालय आ रहे हैं तो आपको तो ध्यान देना है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, विद्यालय देर से आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ये इस कारण को जानने की चेष्टा करना है आपको। ठीक है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, किससे बचती है? लैंगिकता समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। बताइए, तो एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक होती है वो हमेशा लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह कहने का अर्थ है कि पहले ही मान लेना, पूर्वाग्रह मतलब पहले ही किसी भी चीज़ों को मान लेना कि लड़की हमेशा कमज़ोर होती है, लड़का शक्तिशाली होते हैं। ये एक प्रकार का पूर्वाग्रह है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक मन में बैठे गलत अवधारणा है। इस प्रकार की अवधारणाओं को हटाना है और अच्छी पाठ्य पुस्तक दोनों को लेकर चलना है, लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को समान दृष्टि से देखना है। ठीक है, तो हमेशा एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है? लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 27, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? बताइए, लक्षणों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, हेमियोस्टेसिस। बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? आनुवंशिकता, हेरिडिटी, है ना। क्या कहा जाता है? हेरिडिटी। चलिए आगे, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक, शिक्षक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रेरक, स्टिमुलस। नहीं पूछा गया है। ठीक है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, उपरोक्त सभी। मानसिक रूप से अगर अस्वस्थ है तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका तीनों हो सकता है, कक्षा का वातावरण भी हो सकता है, परिवार का वातावरण भी हो सकता है, और आस पड़ोस का वातावरण भी हो सकता है। ठीक है, बालक में आपराधिक प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? बालक अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति, विद्यालय आता है लेकिन वो प्रतिदिन किसी न किसी बच्चों से लड़ाई करता है, इसका मतलब वो आपराधिक प्रवृत्ति का बालक है। तो ये कहाँ से सिखाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवार का वातावरण से, है ना, विकल्प ए। हालांकि ये काम विद्यालय में कभी नहीं सीख सकता है जब तक अगर उसका परिवार अगर सही से रहे, परिवार वाले अगर ध्यान दें अपने बच्चों को, तो निश्चित रूप से बच्चा अनुशासित रहेगा और अनुशासन प्रिय बच्चा होगा। ठीक है, और बच्चे इस प्रकार की हरकत कभी कक्षा में नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करना है कि माता पिता और अभिभावक को भी बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग 30 MCQ जो कि CDP के थे हम लोगों ने देखा। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और इसी प्रकार अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। और ये हमारा आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 4 था। इससे पहले 3 अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में लगी हुई है, जाकर अवश्य देखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ लेता हूँ मैं विदा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू सो मच।